दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी, इम्पोर्टेंट टॉपिक 2, जो 2025 के लिए क्लास 12 स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हमने 1, 2, 3 अंक वाले प्रश्नों को हल करवाए हैं। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर, देखते हैं क्या कहता है हमारा प्रश्न। डाउन सिंड्रोम लगभग 700 नवजात शिशुओं में से एक इस सिंड्रोम वाला है। इसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय 3 होते हैं। इसे ट्राइसोमिक भी कहते हैं। इस सिंड्रोम वाले व्यक्ति छोटे कद मंद बुद्धि वाले होते हैं। लगभग 16 से 17 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। ऐसे लोगों की लगभग 16 से 17 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। सिर गोल, गर्दन मोटी, त्वचा खुरदरी, जीभ मोटी आदि लक्षण होते हैं। इस सिंड्रोम को मंगोली जड़ता भी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम में बताया गया है कि लगभग 700 नवजात शिशुओं में से एक इस सिंड्रोम वाला होता है। इसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय 3 होते हैं। वैसे तो नर और मादा में XX और XY गुणसूत्र दो होते हैं, पर इसमें 2 के बजाय, डाउन सिंड्रोम में 2 के बजाय 3 होता है, इसलिए इसे ट्राइसोमिक भी कहते हैं। इस सिंड्रोम वाले व्यक्ति छोटे कद और मंद बुद्धि वाले होते हैं। लगभग 16 से 17 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका सिर गोल, गर्दन मोटी, त्वचा खुरदरी, जीभ मोटी आदि लक्षण होते हैं। इस सिंड्रोम को मंगोली जड़ता भी कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में भी दिखाया गया है कि यहाँ 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों में 2 के बजाय 3 XXX गुणसूत्र दिखाए गए हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है सक्रिय प्रतिरक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा। देखते हैं पहली पॉइंट क्या कहती है। सक्रिय में जब व्यक्ति के शरीर में की अपनी कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षी पैदा करती हैं, तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय चेस्ट प्रतिरक्षा कहलाती हैं। जब शरीर की रक्षा के लिए अपने बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं, तो यह निश्चेष्ट प्रतिरक्षा कहलाती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। यह प्रतिरक्षा धीमी होती है। इसमें प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित होने में अधिक समय लगता है। यह तुरंत राहत पहुंचाती है। इसमें यह प्रतिरक्षा धीमी होती है, इसमें प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित होने में अधिक समय लगता है, पर ये इसमें क्या होता है, निष्कर्षीय में क्या होता है कि यह तुरंत राहत पहुंचाती है। तीसरा पॉइंट देखते हैं इसमें सक्रिय में। इसमें शरीर को किसी अन्य कठिनाई का सामना करना पड़ता है। निष्कर्षीय में इससे शरीर को अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसमें क्या है कि इसमें शरीर को किसी अन्य कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है, और सक्रिय में, निष्कर्षीय में इसमें शरीर को अन्य कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। देखते हैं चौथी पॉइंट। यह पूरे जीवन कार्य करती है। इसका प्रभाव कुछ समय के लिए होता है। इसमें उदाहरण में देखते हैं। सक्रिय में मानव में चेचक बीमारी के प्रति प्रतिरक्षा। निष्कर्षीय में मानव में काली खांसी, टिटनेस, रेबीज, पोलियो आदि रोग से टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षा। देखते हैं अगले प्रश्न को। परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं? उदाहरण भी दीजिए।
ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है तथा जो अपना लक्षण भी व्यक्त करता है, पारजीनी जंतु कहलाते हैं। पारजीनी जंतु में क्या होता है कि ऐसे जंतु जिनके डीएनए में एक विधि जो परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है, कोई अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है तथा जो अपना लक्षण भी व्यक्त करता है, पारजीनी जंतु कहलाते हैं। उदाहरण में देखते हैं, डॉली नामक भेड़ जापान में निर्मित, नोटो एवं कागा नामक गाय, मीरा नामक बकरी। पारजीनी जंतुओं को रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी द्वारा पारजीनी जंतुओं को रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी द्वारा एक विजातीय जीन को प्रवेश कराकर आनुवंशिक रूप से रूपांतरित किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बायोपायरेसी किससे कहते हैं? मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन तथा व क्षतिपूरक के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को, वाहित मल उपचार पर टिप्पणी कीजिए। वाहित मल उपचार पर टिप्पणी कीजिए। वाहित मल, हम जानते हैं कि प्रतिदिन नगरों व शहरों से व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र है। नगर के इस व्यर्थ जल को वाहित मल सीवेज कहते हैं। नगर के इस व्यर्थ जल को वाहित मल सीवेज कहते हैं। नदी झरने में सीधे विसर्जित करने से पूर्व इसका उपचार किया जाता है। यह उपचार निम्नलिखित दो चरणों में संपन्न होते हैं। नंबर 1, प्राथमिक उपचार, प्राइमरी ट्रीटमेंट। मूलभूत रूप से उपचार के पद में वाहित मल से बड़े एवं छोटे कण निस्यंदन, फिल्ट्रेशन तथा अवसादन सेडिमेंटेशन द्वारा भौतिक रूप से अलग कर लिए जाते हैं। इन्हें भिन्न भिन्न चरणों में अलग किया जाता है। आरंभ में तैरते हुए कूड़े करकट को अनुक्रमिक निस्यंदन द्वारा हटा दिया जाता है। इसके बाद सितबालुकास्म ग्रिट को प्राथमिक सेटलिंग टैंक में अवसादन द्वारा निष्कासित किया जाता है। सभी ठोस को प्राथमिक आपंक स्लज के नीचे बैठे कण हैं। सभी ठोस जो प्राथमिक आपंक स्लज के नीचे बैठे कण हैं, वे और प्लावी सुपरनेटेंट बहिस्राव इन्फ्लुएंट निर्माण करते हैं। बहिस्राव को प्राथमिक सेटलिंग्स टैंक्स से द्वितीय उपचार के लिए ले जाया जाता है। द्वितीय उपचार अथवा जीव विज्ञानीय उपचार, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। प्राथमिक बहिस्राव को बड़े वायवीय टैंकों में से गुजारा जाता है, जहां यह लगातार यांत्रिक रूप से हिलाया जाता है और वायु को इसमें पंप किया जाता है। लाभदायक वायवीय सूक्ष्म जीवियों की प्रबल सशक्त वृद्धि, उर्वरक, फ्लॉक्स, कवकीय तंतुओं से जुड़े जीवाणुओं के जाली जैसी संरचना का झुंड के रूप में होने लगती है। वृद्धि के दौरान यह सूक्ष्म जीव बहिस्राव में उपस्थित
उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के प्रमुख भागों की खपत करता है। यह बहिस्राव के बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को महत्वपूर्ण रूप से घटाने लगता है। बीओडी ऑक्सीजन की उस मात्रा को संवर्धित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर दे। यह बीओडी ऑक्सीजन की उस मात्रा को संवर्धित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर दे। वाहित मल का तब तक उपचार किया जाता है जब तक बीओडी घट न जाए। देखते हैं अगले प्रश्न को। जीनोम पर टिप्पणी। जीनोम किसी भी जीव में गुणसूत्रों के अगुणित सेट हैप्लॉइड सेट को जीनोम कहते हैं। जीनोम युग्मकों अर्थात जीव की अगुणित अवस्था में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या को दर्शाता है। जीनोम क्या करता है कि जीव की अगुणित अवस्था में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या को दर्शाता है। उत्परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जीवों के शरीर में पाए जाने वाला जीन्स ही आनुवंशिक गुणों का निर्धारण करता है। जीवों के शरीर में पाए जाने वाला जीन्स ही आनुवंशिक गुणों का निर्धारण करते हैं, अर्थात इनके द्वारा ही माता पिता के गुण संतानों में जाते हैं। ये जीन्स बिना किसी परिवर्तन के संतानों में पहुंचकर इनमें जनकों जैसे लक्षण पैदा करते हैं। लेकिन कभी कभी जीनों की संरचना या व्यवस्था में अचानक कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, फलस्वरूप संतानों के लक्षण जनकों से एकदम भिन्न हो जाते हैं। अतः म्यूटेशन जीवों में अचानक प्रकट होने वाले वे परिवर्तन या असतत विभिन्नताएं जो वंशागत होती हैं तथा नई जातियों के विकास के लिए उत्तरदायी होती हैं। हुगो डी व्रीज ने म्यूटेशन को ही विकास का मुख्य कारक माना है। उत्परिवर्तन में बताया गया है कि माता पिता के गुण संतानों में पाए जाते, पर कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लक्षण व जीन्स पहुंच जाते हैं बच्चों में जो माता पिता से बिल्कुल भिन्न रहते हैं, उससे ही उत्परिवर्तन कहते हैं।